हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी की कहानी विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हिंदी में। मिस्टर मेहन ने गले में पड़ी अपनी चेन में पिरोया हुआ अपना चश्मा, जो उनकी नाक पर टिका था, उसे उंगली से थोड़ा ऊपर खिसकाया। फिर अपने खास खुरखुरे अंदाज में गला खंखारते हुए फिर से अपने सामने वाले आदमी की तरफ देखा, जिस पर पूरे होशो हवास में जानते बूझते हत्या करने का आरोप लगाया गया था। मिस्टर मेहन छोटे कद के, सीधी सटीक बात करने वाले व्यक्ति थे। सलीके से पहने हुए कपड़े, बहुत ही चौकस दिमाग और सामने वाले को अंदर तक भेद देने वाली स्लेटी आंखें। किसी भी एंगल से उन्हें मूर्ख नहीं कहा जा सकता था। असल में एक वकील के रूप में मिस्टर मेहन की काफी साख थी। अपने मुवक्किल से बात करते हुए उनकी आवाज रूखी तो थी, लेकिन कठोर नहीं थी। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि आप बहुत गंभीर खतरे में हैं और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप मुझे सब कुछ पूरी तरह सच और स्पष्ट रूप से बताएं। लियोनार्ड वोल उदास निगाहों से अपने सामने की खाली दीवार को घूर रहा था। अब उसने अपनी नजर वकील की तरफ घुमाई। मुझे पता है, उसने निराशा भरे स्वर में कहा। आप मुझे ऐसा कहते रहते हैं, लेकिन मुझे अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुझ पर हत्या का आरोप लगाया गया है, और वो भी ऐसी नृशंस हत्या का। मिस्टर मेहन व्यावहारिक थे, भावुक नहीं। वो फिर से खांसे, अपना चश्मा उतारा, उसे कपड़े से रगड़कर साफ किया और फिर से अपनी नाक पर रख लिया। फिर उन्होंने कहा, हाँ, तो डियर मिस्टर वोल, हम आपको बचाने के लिए एक दृढ़ प्रयास करने जा रहे हैं और हम जरूर सफल होंगे, लेकिन मेरे पास सारे तथ्य होने चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि आपके खिलाफ ये मामला कितना नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, तभी तो हम डिफेंस की सबसे अच्छी लाइन तय कर पाएंगे। युवक ने फिर से उन्हें उसी निराश भाव से देखा। मिस्टर मेहन को पहले से ही लग रहा था कि केस में कुछ खास दम नहीं है, और कैदी के चेहरे पर छाया अपराध बोध इस बात की पुष्टि कर रहा था। अब पहली बार उन्हें केस जीतने के बारे में संदेह हुआ। लियोनार्ड वोल ने धीमी आवाज में कहा, आपको लगता है कि मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ। ये मेरे खिलाफ बहुत खराब दिख रहा है, मुझे पता है। मैं एक ऐसे आदमी की तरह हूँ जो एक जाल में फंस गया है। ये जाल मेरे चारों ओर फैला है और मेरी लाख कोशिश के बाद भी इसका फंदा चारों तरफ कसता ही जा रहा है। लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया मिस्टर मेहन, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति अपनी बेगुनाही साबित करने की ही कोशिश करता है। मिस्टर मेहन ये जानते थे, फिर भी वे उसकी बातों से थोड़े प्रभावित हुए। हो सकता है आखिरकार ये आदमी निर्दोष ही हो। उन्होंने गंभीरता से कहा, आप सही कह रहे हैं मिस्टर वोल, मामला पूरी तरह आपके खिलाफ दिख रहा है। फिर भी मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ। अब हम तथ्यों पर आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने शब्दों में बताएं कि मिस एमिली फ्रेंच से आपका परिचय कैसे हुआ। लियोनार्ड ने बोलना शुरू किया। एक दिन मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से गुजर रहा था। मैंने एक बड़ी उम्र की महिला को सड़क पार करते देखा। वो बहुत सारे पार्सल ले जा रही थी। सड़क के बीच में अचानक वे उसके हाथ से गिर गए और वो उन्हें उठाने लगी। तभी सामने से तेजी से आ रही एक बस उसके बिल्कुल नजदीक आ पहुंची और शायद वो उसे कुचल ही देती, लेकिन लोगों के चिल्लाने की आवाज़ों को सुनकर वो जैसे तैसे भागकर सड़क के किनारे पहुंचने में कामयाब रही। बुरी तरह घबराई हुई वो वहीं सड़क पर बैठी कांप रही थी। मैंने उसके पार्सल सड़क से उठाए, उन्हें जितना साफ कर सकता था किया। एक की खुल गई डोरी को वापस बांधा और उन सबको महिला को वापस दे दिया। यानी उस दिन तुमने उसकी जान नहीं बचाई थी? वकील ने पूछा।
अरे बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस शिष्टाचार का एक सामान्य सा कार्य किया था। उसने मेरा आभार प्रकट किया, मुझे गर्मजोशी से धन्यवाद दिया और मेरे भले आचरण के बारे में कुछ कहा कि वो आजकल की युवा पीढ़ी में देखने को नहीं मिलता। ठीक ठीक उसने क्या कहा था वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसके शब्दों का मतलब यही था। फिर मैंने अपना हैट उठाया और आगे बढ़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदगी में फिर कभी उससे मिलूंगा, लेकिन जीवन संयोगों से भरा है। उसी शाम एक दोस्त के घर एक पार्टी में वो मुझे फिर से मिल गई। उसने तुरंत मुझे पहचान लिया और मेज़बान से कहा कि वो मुझे उससे मिलवाए। तब मुझे पता चला कि उसका नाम एमिली फ्रेंच था और वो क्रिकलवुड में रहती थी। मैंने कुछ देर उससे बात की। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो एक ऐसी बूढ़ी औरत थी जो अचानक किसी की भी तरफ आकर्षित हो जाती थी, और वो भी बहुत ही तेज और जंगली तरीके से। इस बार मेरी बारी थी और वजह थी वो छोटी सी मदद जो मैंने की थी और जिसे मेरी जगह कोई और होता तो उसने भी वही किया होता। विदा लेते वक्त गर्मजोशी से उसने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे अपने घर आने के लिए कहा। ज़रूर, ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी होगी। इसके अलावा मैं और क्या कह सकता था। लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई और बोली कि ये बताओ किस दिन आओगे। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये शिष्टाचार के खिलाफ होता, इसलिए मैंने उसे अगले शनिवार का दिन बता दिया। उसके जाने के बाद अपने दोस्तों से मुझे पता लगा कि वो बहुत ही अमीर और सनकी थी, एक नौकरानी के साथ अकेली रहती थी और उसके पास कम से कम 8 बिल्लियां थीं। आहा, मिस्टर मेहर ने कहा, यानी उसके अमीर होने की बात तुम्हें काफी जल्दी पता चल गई थी। लियोनार्ड वोल तैश में आकर बोलने लगा, यदि आपका मतलब है कि मैंने पूछताछ की थी। वो आगे कुछ और बोलता, इससे पहले मिस्टर मेहर ने एक इशारे से उसे शांत कर दिया। मुझे केस को उस नजरिए से देखना है जिस तरह विरोधी पक्ष इसे पेश करेगा। सरसरी तौर पर मिस फ्रेंच को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अमीर होगी। उसका रहन सहन काफी हल्के दर्जे का था। जब तक किसी ने तुम्हें बताया ना हो, तुम्हारे फरिश्ते भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि उसके पास इतना पैसा था। मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हें बताया कि वो औरत पैसे वाली थी। मेरा दोस्त जॉर्ज हार्वी, जिसके घर पर पार्टी हुई थी। क्या इस बात की संभावना है कि उसे ये याद हो जो उसने तुम्हें बताया था? मैं बिल्कुल नहीं जानता। बेशक इस बात को हुए काफी समय हो चुका है। बिल्कुल मिस्टर वोल, अब आप ये समझ लीजिए कि अभियोजन पक्ष का पहला उद्देश्य ये सिद्ध करना होगा कि आप आर्थिक रूप से तंगी में थे। ये सच है ना? लियोनार्ड वोल का चेहरा लाल पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं उस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। बिल्कुल ठीक। मिस्टर मेहर ने फिर से बोलना शुरू किया, यानी जैसा कि मैंने कहा, तुम आर्थिक रूप से तंगी में थे। फिर तुम इस अमीर बूढ़ी औरत से मिले और उससे मेलजोल बढ़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि हम ये कहने की स्थिति में हैं कि तुम्हें पता नहीं था कि वो अमीर थी और तुम बार बार उससे मिलने सिर्फ इसलिए जाते थे क्योंकि तुम्हारे दिल में दया और करुणा की नदी बहती है? असल में तो ऐसा ही है, लियोनार्ड वोल ने कहा। बकवास। मैं इस पॉइंट पर बहस नहीं कर रहा हूं, मैं इसे उनके नजरिए से देख रहा हूं। मिस्टर हार्वी की याददाश्त पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या उनके उस बातचीत को याद रखने की संभावना है या नहीं, या कहीं वो अदालत में बयान देते वक्त वकील की बातों से कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये बात बाद में कभी हुई थी। लियोनार्ड वोल के मुंह पर कुछ मिनटों के लिए चिंता के भाव उभरे। फिर उसने दृढ़ता से कहा, मुझे नहीं लगता कि ये लाइन सफल होगी मिस्टर मेहर। वहां मौजूद लोगों में से कई ने उनकी टिप्पणी सुनी थी और उनमें से एक दो ने तो मजाक में मुझे एक अमीर बूढ़ी औरत का दिल जीत लेने के लिए बधाई भी दी थी। वकील ने हाथ हिलाकर अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से, उसने कहा, लेकिन सीधे शब्दों में अपनी बात कहने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं मिस्टर वोल। जो असल में हुआ था वो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। जिस लाइन की मैंने बात की थी उस पर चलना अच्छा नहीं होगा।
हमें उस पॉइंट को छोड़ देना चाहिए। तो आपका मिस फ्रेंच से परिचय हुआ और ये परिचय बढ़ता गया। हमें इस सब का एक स्पष्ट कारण चाहिए। आप 33 साल के एक युवक हैं, अच्छे दिखने वाले, खेल के शौकीन, अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय। तो आपने अपना इतना समय एक बुजुर्ग महिला के साथ क्यों बिताया? वोल ने घबराए हुए स्वर में कहा, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं सचमुच आपको नहीं बता सकता। पहली मुलाकात के बाद उसने मुझ पर फिर से आने के लिए दबाव डाला, अपने अकेले और दुखी होने की बात की। उसने मेरे लिए मना करना मुश्किल बना दिया। उसने अपना प्यार इतनी स्पष्ट रूप से दिखाया कि मेरी हालत बड़ी ही अजीब हो गई। मेरा स्वभाव बड़ा ही कमज़ोर है। मैं बह जाता हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी को ना नहीं कह सकते। और आप मेरा विश्वास करें या नहीं, तीसरी या चौथी मुलाकात के बाद मैंने महसूस किया कि वो मुझे वास्तव में अच्छी लगने लगी थी। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ की मौत हो गई थी। एक आंटी ने मुझे पाला और मेरे 15 साल का होने से पहले ही वो भी चल बसी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसके प्रेम में असल में मुझे माँ की छवि नज़र आ रही थी तो शायद आप हंसेंगे। मिस्टर मेहन हंसे नहीं। इसकी बजाय उन्होंने अपना चश्मा फिर से उतारा और उसके लेंस को रगड़कर साफ किया। ये इस बात का संकेत था कि वे गहराई से कुछ सोच रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, मैं आपकी इस बात को समझ सकता हूँ मिस्टर वोल। मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा होना संभव है। ये अलग बात है कि जूरी इसे मानेगी या नहीं। आप अपनी कहानी जारी रखिए। मिस फ्रेंच ने पहली बार आपसे ये कब कहा था कि आप उनके बिजनेस के मामलों को संभालें? तीसरी या चौथी मुलाकात के बाद। वो पैसे के मामलों को बहुत कम समझती थी और अपने कुछ निवेशों के बारे में चिंतित थी। मिस्टर मेहन ने उसे घूर कर देखा। जरा सोच समझ कर बोलिए मिस्टर वोल। उनकी नौकरानी जेनेट मैकेंजी के बयान के अनुसार उसकी मालकिन बिजनेस की अच्छी खासी समझ रखती थी और अपने सारे लेन देन खुद ही निपटाया करती थी, और ये बात उसके बैंकरों की गवाही से भी साबित होती है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे तो उसने यही कहा था, वोल ने गंभीरता से कहा। मेहर ने 2 पल उसकी ओर ध्यान से देखा। हालांकि उनका ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन लियोनार्ड वोल की बेगुनाही में उनका विश्वास उस समय कुछ मजबूत हुआ था। वे बुजुर्ग महिलाओं की मानसिकता के बारे में जानते थे। मिस फ्रेंच की उस समय की मानसिकता को वो समझ रहे थे। वो अच्छे दिखने वाले इस युवक पर मुग्ध थी। ऐसे बहाने ढूंढ रही थी जो उसे बार बार उसके पास लेकर आएं। इसके लिए इससे बढ़िया और भला क्या तरीका हो सकता था कि वो बिजनेस की बातों को ना समझ पाने का नाटक करे और उससे अपने पैसे के मामलों में मदद करने की भीख मांगे। हर औरत जानती है कि इस तरह महत्व दिए जाने से पुरुष को खुश किया जा सकता है। निस्संदेह लियोनार्ड वोल की चापलूसी की गई थी, और शायद वो इस युवक के सामने ये भी दिखाना चाहती थी कि वो कितनी पैसे वाली थी। एमिली फ्रेंच एक मजबूत इरादों वाली बूढ़ी औरत थी। जो वो चाहती थी उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। ये सारी बातें तेजी से मिस्टर मेहन के दिमाग में आईं, लेकिन उन्होंने इसका कोई संकेत नहीं दिया। इसकी बजाय उन्होंने एक और सवाल पूछा, और आपने उसके अनुरोध पर उसके पैसे के लेन देन को संभाला? जी हाँ, मैंने किया। देखिए मिस्टर वोल, अब मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछने जा रहा हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका जवाब आप सच सच दें। आप आर्थिक रूप से तंगी में थे और एक अमीर औरत के पूरे पैसे का लेन देन आपके हाथ में था। एक बूढ़ी औरत जो आपके बयान के अनुसार बिजनेस के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं जानती थी। क्या आपने किसी भी समय किसी भी तरह से आपके द्वारा संभाली जा रही उसकी सिक्योरिटीज़ को अपने खुद के उपयोग के लिए इस्तेमाल किया, यानी चोरी छिपे अपने फ़ायदे के लिए? और इसका जवाब देने से पहले 1 मिनट ये समझ लीजिएगा, हमारे लिए 2 रास्ते खुले हैं। अगर हम ये कहें कि उसके पैसे को संभालने में आप पूरी तरह ईमानदार थे,
तो हम इस बात पर जोर डाल सकते हैं कि जो पैसा पहले से ही आपके हाथ में था और आप आसानी से जिसे प्राप्त कर सकते थे, उसके लिए भला आपको हत्या करने की क्या जरूरत थी। दूसरी ओर, अगर अभियोजन पक्ष किसी तरह ये साबित कर देता है कि आप उस बूढ़ी औरत को किसी भी तरह से ठग रहे थे, तो हम ये कहेंगे कि हत्या के लिए आपके पास कोई मकसद नहीं था, क्योंकि वो तो पहले से ही आपके लिए आमदनी का एक लाभदायक जरिया थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसलिए उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। लेकिन वोल ने एक भी पल गंवाए बिना कहा, मैंने मिस फ्रेंच के पैसे को पूरी ईमानदारी से संभाला था। मैंने अपनी पूरी क्षमता से सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई के लिए काम किया। कोई भी इस बारे में छानबीन करेगा तो उसे यही पता चलेगा, क्योंकि यही सच है। धन्यवाद। मेरे दिमाग पर जो बोझ था आपने उसे हल्का कर दिया। इतने महत्वपूर्ण मामले में मुझे सब सच बताने की जो अक्लमंदी आपने की है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। वोल ने उत्सुकता से कहा, निश्चित रूप से मेरे पक्ष में सबसे मजबूत पॉइंट है कत्ल के लिए कोई मकसद न होना। आपके कहने के अनुसार अगर मान भी लें कि मैंने एक अमीर बूढ़ी औरत के साथ उससे पैसा पाने की उम्मीद में परिचय बढ़ाया, तो फिर तो उसकी मौत से तो निश्चित रूप से मेरी सारी आशाओं पर पानी ही फिर जाता ना। वकील ने उसे गौर से देखा। फिर हौले से उसने अपनी चश्मे को पोंछने वाली पुरानी चाल को फिर से दोहराया। उसे नाक पर टिकाने के बाद वो धीरे से बोला, क्या आपको पता नहीं है मिस्टर वोल कि मिस फ्रेंच ने एक वसीयत छोड़ी है जिसके अनुसार उनके मुख्य वारिस आप हैं? क्या? कैदी उछलकर खड़ा हो गया। उसकी निराशा स्पष्ट और अप्रत्याशित थी। हे भगवान, आप क्या कह रहे हैं? उसने अपना पैसा मेरे नाम कर दिया? मिस्टर मेहर ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वोल दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गया। आप ये दिखावा कर रहे हैं ना कि आप इस वसीयत के बारे में कुछ नहीं जानते? वकील ने चालाकी से पूछा। दिखावा? मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूं। मैं वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानता। और अगर मैं कहूं कि नौकरानी जेनेट मैकेंजी ने कसम खाकर कहा है कि आप जानते हैं, तो उसकी मालकिन ने उसे स्पष्ट रूप से बताया था कि उसने इस मामले में आपसे सलाह ली थी और आपको अपने इरादे के बारे में बताया भी था। वो झूठ बोल रही है। नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा कह गया। दरअसल जेनेट एक बूढ़ी औरत है। वो अपनी मालकिन के प्रति बहुत वफादार थी और वो मुझे पसंद नहीं करती थी। वो बहुत ही ईर्ष्यालु और शक्की थी। मुझे लगता है कि मिस फ्रेंच ने अपने इरादों के बारे में जेनेट से बात की होगी, और या तो उन्होंने जो कुछ कहा जेनेट ने उसे गलत समझा, या फिर उसे ये लगा कि मिस फ्रेंच को ऐसा करने के लिए मैंने उकसाया है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने ऐसी कल्पना की हो कि मिस फ्रेंच ने उसे ऐसा कहा था और वो उस कल्पना को सच मान बैठी हो। आपको नहीं लगता कि वो आपको इतना नापसंद करती है कि इस बारे में जानबूझकर झूठ बोल रही है? वकील ने पूछा। वोल बुरी तरह चौंक गया। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? मिस्टर मेहर ने कहा। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए कड़वाहट बहुत है। युवक ने फिर से आह भरी। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये कितना भयानक है। सब लोग तो यही कहेंगे कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। मैंने उससे मेल जोल बढ़ाया, मैंने ही उसे वसीयत बनाने के लिए कहा और उसका सारा पैसा अपने नाम करवा लिया। और फिर उस रात मैं वहां गया, घर में कोई नहीं था और अगले दिन उसकी लाश मिली। हे भगवान, ये सचमुच बहुत ही भयानक है। आप गलत कह रहे हैं कि घर में कोई नहीं था, मेहर ने कहा। जैसा कि आपको याद होगा, जेनेट को शाम को बाहर जाना था। वो चली भी गई थी, लेकिन करीब 9:30 बजे वो वापस घर आई थी, ब्लाउज की आस्तीन का एक पैटर्न लाने के लिए, जिसका उसने अपने एक दोस्त से वादा किया था। वो पिछले दरवाजे से घर के अंदर घुसी, ऊपर गई और पैटर्न लेकर फिर बाहर चली गई। उस बीच उसने बैठक में कुछ आवाजें सुनी। हालांकि उसे ये तो समझ नहीं आया कि क्या बात हो रही थी, लेकिन वो दावे के साथ कहती है कि उनमें से एक आवाज मिस फ्रेंच की थी और एक
किसी आदमी की थी। 9:30 बजे? तब तो मैं बच गया, बाल बाल बच गया, वोल ने जोश भरे स्वर में कहा। क्या मतलब बच गया? 9:30 बजे तक तो मैं वापस घर पहुंच चुका था। मेरी पत्नी ये साबित कर सकती है। मैं मिस फ्रेंच के घर से करीब 9 बजने में 5 मिनट पर निकला था और 9:20 के करीब मैं घर पहुंचा। मेरी पत्नी वहां मेरा इंतजार कर रही थी। ओ भगवान का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। भगवान भला करे जेनेट मैकेंजी के उस आस्तीन के पैटर्न का। अपने उल्लास में वोल ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वकील के चेहरे पर छाई गंभीरता जरा भी कम नहीं हुई थी। उसने अपना अगला प्रश्न किया, तो फिर आपकी राय में मिस फ्रेंच की हत्या किसने की होगी? निश्चित रूप से किसी चोर ने, जैसा कि पहले सबको लगा था। याद नहीं, वो खिड़की से अंदर घुसा था। लोहे की एक भारी छड़ के वार से उसने उसे मारा और वो छड़ लाश के बगल में फर्श पर पड़ी मिली थी और घर से कई चीजें गायब भी थीं। अगर जेनेट ने अपने बेतुके शक और मेरे प्रति अपनी नापसंदगी के कारण बीच में टांग ना अड़ाई होती तो पुलिस कभी सही रास्ते से हटती ही नहीं। ये थ्योरी एकदम लचर है मिस्टर वोल, सॉलिसिटर ने कहा। जो चीजें गायब थीं वे सब कोई खास कीमती नहीं थीं और खिड़की पर जो निशान थे उनसे भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। और फिर आप खुद ही सोचिए, आप कहते हैं कि 9:30 बजे तक आप वहां नहीं थे, तो फिर जेनेट ने बैठक में मिस फ्रेंच को किससे बात करते हुए सुना? किसी चोर के साथ तो वो इस तरह बातें कर नहीं रही होंगी। हाँ, ये तो है, वोल ने कहा। लेकिन जो भी हो, ये बात मुझे तो शक के दायरे से निकाल ही देती है। मेरे पास एक एलिबाई है। आप प्लीज अभी जाकर मेरी पत्नी रोमेन से मिलिए। जरूर, वकील ने हामी भरी। मुझे मिसेस वोल से पहले ही मिल लेना चाहिए था, लेकिन जब आपको गिरफ्तार किया गया था तब वो वहां नहीं थीं। मैंने तुरंत स्कॉटलैंड को तार भेज दिया था और मैं समझता हूं कि आज रात को वो वापस आ जाएंगी। यहां से निकलने के बाद मैं सीधा वहीं जाऊंगा। वोल ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर संतोष छा गया। हाँ, रोमेन आपको बताएगी। मेरे भगवान, ये कितना भाग्यशाली मौका है। माफ कीजिएगा मिस्टर वोल, क्या आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं? बेशक करता हूं। और वो आपसे, है ना? रोमेन मेरे लिए पूरी तरह समर्पित है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। वोल बड़े ही उत्साह से बोला। लेकिन ये सुनकर वकील का दिल बैठ गया। पति के लिए समर्पित पत्नी की गवाही, क्या कोई उस पर विश्वास करेगा? मिस्टर वोल, क्या कोई और भी था जिसने आपको 9:20 पर घर लौटते देखा था? जैसे कोई नौकरानी? हमारी कोई नौकरानी नहीं है। क्या आप रास्ते में किसी से मिले थे? ऐसा कोई नहीं जिसे मैं जानता था। मैं बस से आया था। हो सकता है कंडक्टर को याद हो। मिस्टर मेहर ने संदेह से सिर हिलाया। यानी ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी पत्नी की गवाही की पुष्टि कर सके? नहीं, लेकिन पुष्टि करना जरूरी नहीं है, है ना? मेहर ने जल्दी से कहा। मेरे ख्याल से तो नहीं। अब बस एक बात और है। क्या मिस फ्रेंच को पता था कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो? हाँ हाँ, पता था। तो फिर तुम कभी भी अपनी पत्नी को उनसे मिलवाने के लिए क्यों नहीं ले गए? पहली बार लियोनार्ड वोल हिचकिचाया और उसने अनिश्चित से स्वर में जवाब दिया, पता नहीं। क्या तुम्हें पता है कि जेनेट मैकेंजी ने बयान दिया है कि उसकी मालकिन तुम्हें अविवाहित समझती थी और भविष्य में तुमसे शादी करने के बारे में सोच रही थी? वोल हंस पड़ा। ये बेतुकी बात है। हमारी उम्र में 40 साल का अंतर था। सॉलिसिटर ने शुष्कता से कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता। तथ्य तो यही है, तुम्हारी पत्नी मिस फ्रेंच से कभी नहीं मिली, है ना? नहीं। वोल की आवाज में फिर से लड़खड़ाहट थी। वकील ने कुछ उखड़े हुए स्वर में कहा, अब तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि इस मामले में मैं आपके रवैये को शायद ही समझ पाऊं। वोल कुछ झिझका, फिर बोला, अच्छा ठीक है, मैं आपको सारी बात साफ साफ बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं तंगी में था। मुझे उम्मीद थी
कि मिस फ्रेंच मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती है। वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसे एक युवा जोड़े की समस्याओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने महसूस किया कि उसने ये मान लिया था कि मेरी पत्नी और मेरे बीच कुछ अनबन थी और हम अलग अलग रह रहे थे। मिस्टर मेहन, मुझे पैसे चाहिए थे, रोमेन के लिए। इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा और उसे वो सोचने दिया जो वो सोच रही थी। वो मुझसे अपने गोद लिए बेटे की तरह बात करती थी। शादी का तो कोई सवाल ही नहीं था। ये सिर्फ जेनेट की कल्पना है। बस इतना ही? जी हाँ, बस इतना ही। क्या वोल के शब्दों में झिझक की झलक थी? वकील ने सोचा। फिर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने उस बेचैन युवा चेहरे की ओर देखा और अचानक उसके मन में एक विचार आया। वो अजीब से स्वर में बोला, आपके खिलाफ ढेर सारे तथ्यों के बावजूद मैं आपकी बेगुनाही पर विश्वास करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको पूरी तरह से बेकसूर साबित कर पाऊंगा। वोल उसे देखकर मुस्कुराया। उसने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, आप देखना, मेरी एलिबाई बिल्कुल ठीक है। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वकील ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। तुम्हारी एलिबाई की जगह मामला पूरी तरह जेनेट मैकेंजी की गवाही पर टिका हुआ है, उसने कहा, और वो तुमसे नफरत करती है। इतनी बात तो साफ है। युवक ने विरोध किया, वो मुझसे नफरत नहीं कर सकती। वकील ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। जिस तरह से ये मामला आकार ले रहा था, उससे वो गंभीर रूप से परेशान था। अब मिसेस वोल से बात की जाए, उसने खुद से कहा। वोल दंपत्ति पैडिंगटन ग्रीन के पास एक छोटे से टूटे फूटे मकान में रहते थे, जहां मिस्टर मेहन को जाना था। घंटी बजाने पर एक चालाक सी दिखने वाली आकर्षक महिला ने दरवाज़ा खोला। मुझे मिसेस वोल से मिलना है। क्या वे आ गई हैं? जी हाँ, 1 घंटे पहले ही आई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आपसे मिलेंगी या नहीं, उस औरत ने कहा। यदि आप मेरा कार्ड उनके पास ले जाएंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा ज़रूर करेंगी। महिला ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा, अपने एप्रन पर हाथ पोंछे और कार्ड ले लिया। फिर धड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया और उन्हें वहीं बाहर की सीढ़ी पर खड़ा छोड़कर अंदर चली गई। कुछ ही मिनटों में वो लौट कर आई। इस बार उसके तेवर कुछ बदले हुए थे। अंदर आइए प्लीज़। वो उन्हें एक छोटे से ड्राइंग रूम में ले गई। मिस्टर मेहन दीवार पर लगे एक चित्र को देख रहे थे कि अचानक चौंक गए। एक लंबी दुबली पतली महिला उनके सामने एकदम चुपके से ऐसे आ खड़ी हुई कि उनको उसके पैरों की आहट भी नहीं सुनाई दी। मिस्टर मेहन, आप मेरे पति के वकील हैं, है ना? आप उससे मिलकर आए हैं। प्लीज़ बैठिए। उसके बोलने पर मिस्टर मेहन को समझ आया कि वो इंग्लैंड की नहीं थी। अब उसे और करीब से देखने पर उन्होंने नोटिस किया कि वो असल में विदेशी थी। उसके ऊंचे चीक बोन्स, घने नीले काले बाल और कभी कभी एक खास अंदाज में अपने हाथों को हिलाना, ये सब बातें उसके विदेशी होने की ओर साफ साफ इशारा कर रही थीं। वो एक अजीब औरत थी, बेहद शांत, इतनी शांत कि सामने बैठा व्यक्ति बेचैन होने लगे। पहले पल से ही मिस्टर मेहन को ऐसा लगने लगा था कि उसमें ऐसा कुछ है जिसे वे समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ तो मिसेस वोल, उन्होंने बोलना शुरू किया, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बोलते बोलते अचानक वे रुक गए। ये तो पहले ही स्पष्ट दिख रहा था कि रोमेन वोल कहीं से भी घबराई हुई नहीं थी। वो पूरी तरह से शांत और सहज थी। क्या आप प्लीज़ मुझे इस बारे में बताएंगे? उसने कहा। मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। मुझसे कुछ भी छिपाइए मत। मैं बुरे से बुरा सुनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो कुछ झिझकी। फिर उसने धीमे स्वर में अपनी बात दोहराई, इस बार शब्दों पर जोर डालते हुए जिसे वकील समझ नहीं पाया। मैं बुरे से बुरा सुनने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर मेहन ने लियोनार्ड वोल के साथ हुई सारी बातें उसे बताईं। बीच बीच में सिर हिलाते हुए वो ध्यान से सुनती रही। जब वकील की बात पूरी हो गई तो उसने कहा, अच्छा, तो वो चाहता है कि मैं ये कहूँ कि वो उस रात 9:20 पर आया था। तो क्या वो उस समय घर नहीं आया था?
मिस्टर मेहर ने तीखी आवाज में कहा। रोमेन ने ठंडे स्वर में कहा, ये बात नहीं है, लेकिन क्या मेरे कहने से उसे बरी कर दिया जाएगा? क्या वे मुझ पर यकीन करेंगे? वकील हैरान था। वो औरत कितनी जल्दी मामले की तह तक पहुंच गई थी। मैं यही जानना चाहती हूं, क्या ये काफी होगा? क्या कोई और है जो मेरी बात का समर्थन कर सकता है? उसके पूछने के तरीके में एक दबी हुई उत्सुकता थी जिसने मेहन को थोड़ा बेचैन कर दिया। उन्होंने निर्विकार भाव से कहा, अभी तक तो कोई और नहीं है। ओह, रोमेन ने कहा। वो 1 या 2 मिनट तक पूरी तरह से स्थिर बैठी रही। फिर उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल गई। वकील की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, मिसेस वोल, मुझे पता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। अच्छा, वाकई? उसने पूछा। ताज्जुब की बात है। देखिए, इन परिस्थितियों में, लेकिन रोमेन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। इन परिस्थितियों में लगता है मुझे अकेले ही सब संभालना होगा। मेहर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मिसेस वोल, आप कुछ ज्यादा ही जोश में आ रही हैं। अपने पति के प्रति इतनी समर्पित होने के नाते। क्या कहा आपने? उसकी आवाज की तलखी से वकील सकपका गया। क्या उसने आपसे ये कहा था कि मैं उसके प्रति समर्पित थी? हाँ, मैं समझ सकती हूँ, ये उसी ने किया होगा। ये मर्द कितने मूर्ख होते हैं, बेवकूफ। और वो तेजी से अचानक खड़ी हो गई। ये उसकी गलत फहमी है कि मैं उसके प्रति समर्पित हूं। असल में मैं उससे नफरत करती हूं, और आप भी ये बात अच्छी तरह जान लीजिए। आई हेट हिम। मैं उससे नफरत करती हूं और उसे फांसी के फंदे पर लटकता देखना चाहती हूं। उसकी आंखों में सुलगते जुनून को देखकर वकील सहम कर 2 कदम पीछे हट गया। वो 1 कदम और आगे बढ़ी और जोर जोर से बोलती रही। मान लीजिए कि मैं आपको ये कहूं कि वो उस रात 9:20 पर नहीं, बल्कि 10:20 पर आया था। आप कहते हैं कि उसने आपको बताया है कि वो उसे मिलने वाले पैसे के बारे में कुछ नहीं जानता था। मान लीजिए कि मैं आपको ये बताती हूं कि वो इसके बारे में सब कुछ जानता था और उसका इंतजार कर रहा था, और उसे पाने के लिए ही उसने ये हत्या की। मान लीजिए कि मैं आपको ये कहूं कि उसने उस रात घर आने के बाद मेरे सामने अपना अपराध स्वीकार किया था और उसके कोट पर खून लगा था। मान लीजिए कि मैं अदालत में खड़ी हो जाऊं और ये सब बातें कहूं, तो क्या होगा? उसकी आंखें वकील को चुनौती देती दिख रही थीं। मेहर ने अपनी बढ़ती निराशा को छुपाते हुए सहज स्वर में बोलने की कोशिश की। आपको अपने पति के खिलाफ सबूत देने के लिए नहीं कहा जा सकता। वो मेरा पति नहीं है। ये शब्द उसके मुंह से इतनी तेजी से निकले कि मेहर को लगा उसने उसकी बात को गलत समझा है। क्या कहा आपने? मैं कुछ समझा नहीं। वो मेरा पति नहीं है। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। मैं वियना में एक अभिनेत्री थी। मेरा पति जीवित है, लेकिन पागलखाने में है, इसीलिए हम शादी नहीं कर सके। अब मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक बात बताएं, मिस्टर मेहर ने कहा। उन्होंने हमेशा की तरह शांत और बेफिक्र दिखने की कोशिश की। आपके मन में लियोनार्ड वोल के लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? उसने सिर हिलाया और थोड़ा मुस्कुराई। मुझे पता है आप ये जानने को उत्सुक होंगे, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं इसे राज ही रखूंगी। मिस्टर मेहर खांसे और उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, इस बातचीत को और लंबा खींचने का अब कोई फायदा नहीं है। अपने मुवक्किल के साथ बात करने के बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा। वो उनके एकदम करीब आ गई। अपनी गहरी काली आंखें उनकी आंखों में डालते हुए उसने धीमे स्वर में पूछा, सच सच बताइए, क्या जब आप यहाँ आए थे तो आपको वाकई ये विश्वास था कि वो निर्दोष है? हाँ था, मिस्टर मेहर ने कहा। कितने नादान हैं आप, कमाल है। इतना कहकर वो हंस पड़ी। और मुझे अभी भी पूरा विश्वास है, वकील ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा। चलता हूं, गुड नाइट। मिस्टर मेहर कमरे से बाहर निकल गए,
लेकिन उनकी बात सुनने के बाद रोमेन के भौचक्के रह गए चेहरे को वो भूल नहीं पा रहे थे। उन्होंने मानो खुद से ही कहा, ये केस बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। ये सब कुछ बेहद असाधारण था। एक असाधारण महिला, एक बहुत ही खतरनाक महिला। वो जानते थे कि अगर औरत किसी को बर्बाद करने पर उतर आए तो उसे रोकना आसान नहीं होता। तो अब ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? इन सब बातों के बाद उस बेचारे युवक को अब सजा से कौन बचा सकता था? हाँ, अगर वाकई उसने ये अपराध किया हो तो और बात है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, मेहर ने सोचा। मुझे इस औरत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये सब उसकी मनगढ़ंत कहानी है। वो इसे लेकर कभी अदालत में नहीं जाएगी। लेकिन दिल की गहराइयों में कहीं उन्हें मालूम था कि वो औरत कुछ भी कर सकती थी। पुलिस अदालत की कार्यवाही संक्षिप्त और नाटकीय थी। अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह थे जैनेट मैकेंजी यानी मृत महिला की नौकरानी, और कैदी की रखेल रोमेन हाइलगर जो ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। मिस्टर मेहर ने अदालत में कही गई रोमेन की पूरी कहानी सुनी। ये उसी तर्ज पर थी जैसा उसने अपने इंटरव्यू में उन्हें बताया था। मुकदमे की सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई। मिस्टर मेहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। केस पूरी तरह लियोनार्ड वोल के खिलाफ हो चुका था। यहाँ तक कि प्रसिद्ध केसी को भी, जो डिफेंस के लिए काम कर रहे थे, बहुत कम उम्मीद थी। उन्होंने अनिश्चित स्वर में कहा, अगर हम उस ऑस्ट्रियाई महिला की गवाही को बदल सकें तो शायद हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी गवाही के बाद मामला काफ़ी बिगड़ चुका है। अब मिस्टर मेहर ने अपनी सारी ताकत एक ही पॉइंट पर केंद्रित कर दी, ये मानते हुए कि लियोनार्ड वोल सच बोल रहा है और वो वाकई मिस फ्रेंच के घर से 9 बजे चला गया था। तो वो कौन था जिसे जेनेट ने 9:30 बजे मिस फ्रेंच से बात करते हुए सुना था? प्रकाश की एकमात्र किरण थी मकतूल का एक आलसी और बेशर्म टाइप का भतीजा, जिसने बीते दिनों में अपनी आंटी को कई बार अलग अलग तरह से डराया धमकाया था और उससे पैसा ऐंठा था। जेनेट मैकेंजी की बातों से मेहर को ये भी पता चला था कि उसे इस युवक से लगाव था और उसके हिसाब से वो उसकी मालकिन के पैसे का सच्चा हकदार था। इस बात की काफ़ी संभावना लग रही थी कि वो व्यक्ति यही भतीजा था जो लियोनार्ड वोल के जाने के बाद मिस फ्रेंच के साथ बात कर रहा था। वकील के संदेह की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि उसके सारे पुराने ठिकानों पर ढूंढने के बाद भी पुलिस उस भतीजे को कहीं ढूंढ नहीं पाई थी। इसके अलावा बाकी सभी दिशाओं में वकील की खोजबीन के नतीजे नकारात्मक थे। किसी ने भी लियोनार्ड वोल को अपने घर में प्रवेश करते या मिस फ्रेंच के घर से निकलते हुए नहीं देखा था। क्रिकलवुड में किसी अन्य व्यक्ति को घर में घुसते या निकलते हुए भी किसी ने नहीं देखा था। सारी पूछताछ बेकार साबित हुई थी। ये मुकदमे की पूर्व संध्या थी जब मिस्टर मेहर को वो पत्र मिला जिसने उनके विचारों को एक नई दिशा में मोड़ दिया। ये 6 बजे की पोस्ट से आया था। एक अनपढ़ आदमी जैसी लिखावट में सामान्य से कागज पर लिखा गया एक गंदे लिफाफे में बंद पत्र, जिस पर टेढ़ी मेढ़ी मुहर लगी थी। मिस्टर मेहर को उसका मतलब समझने के लिए उसे 2 बार पढ़ना पड़ा। पत्र में लिखा था, प्रिय श्रीमान, आप उस नौजवान के वकील हैं। अगर आप उस विदेशी कमीनी औरत और उसके सारे झूठों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज रात 16 शॉज रेंट्स स्टेपनी पर आ जाना। इसके 200 पाउंड लगेंगे। वहां पहुंच के मिसिज मोगसन का घर पूछ लेना। वकील ने इस अजीब चिट्ठी को कई बार पढ़ा। यह निश्चित रूप से एक धोखा हो सकता था, लेकिन जब उसने इस पर विचार किया तो उसे ये विश्वास हो गया कि ये वास्तविक है, और ये भी समझ आ गया कि कैदी के लिए ये आशा की एकमात्र किरण हो सकती है। रोमेन हाइलगर की गवाही ने तो केस की ऐसी तैसी ही करके रख दी थी। मिस्टर मेहर ने पल भर में फैसला कर लिया। अपने मुवक्किल को हर कीमत पर बचाना उनका कर्तव्य था। उन्हें शॉज रेंट्स जाना ही होगा।
जगह खोजने में उन्हें थोड़ी कठिनाई हुई। ये एक बदबूदार झुग्गी बस्ती की एक टूटी फूटी इमारत थी। पूछने पर पता चला कि मिसेस मोगसन तीसरी मंजिल पर रहती थी। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। उन्होंने फिर दस्तक दी। इस बार अंदर से कुछ खटर पटर की आवाजें सुनाई दीं। दरवाज़ा सावधानी से आधा इंच खुला और एक झुकी हुई आकृति उसमें से झांकती दिखाई दी। मेहन को देखते ही वो औरत अजीब तरीके से हंसी और दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अच्छा, तो ये तुम हो जाने बहार। तुम्हारे साथ और कोई तो नहीं है ना? कोई चालाकी तो नहीं कर रहे हो? ठीक है, अंदर आ जाओ, उसने भद्दी आवाज में कहा। वकील ने अनिच्छापूर्वक दहलीज पार करके उस छोटे गंदे कमरे में कदम रखा। एक कोने में एक गैस लाइट की लौ टिमटिमा रही थी। एक तरफ ढेरों सिलवटें पड़ा एक बिस्तर, एक घटिया सी टेबल और 2 जर्जर कुर्सियां। बस यही सब कुछ उस कमरे में था। कमरे का जायजा लेने के बाद मिस्टर मेहन ने उस औरत को ध्यान से देखा। वो अधेड़ उम्र की थी। झुकी हुई कमर, गंदे और उलझे भूरे बाल और चेहरे के चारों ओर कसकर बांधा गया एक स्कार्फ। उसने उसे ये सब देखते हुए देखा और फिर से हंसी, वही अजीब भावहीन हंसी। क्यों जाने मन, ये सोच रहे हो ना कि मैंने अपनी सुंदरता छुपा क्यों रखी है? इसलिए कि कहीं तुम मुझ पे फिदा ना हो जाओ। लेकिन चलो, दिखा ही देती हूँ। उसने एक झटके से स्कार्फ उतार दिया और वकील बुरी तरह घबराकर एकदम से पीछे हट गया। उसे जो दिखाई दिया वो चेहरा नहीं था, बस एक लाल रंग का मांस का लोथड़ा था। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची। औरत ने फिर से स्कार्फ लपेट लिया। क्यों, मुझे किस नहीं करोगे जाने मन? कोई हैरानी की बात नहीं। कभी मैं भी एक सुंदर लड़की थी और ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। एसिड ने किया ये सब, लेकिन जल्दी ही सारा हिसाब बराबर हो जाएगा उन दोनों की तो। और फिर उसके मुंह से भद्दी और अश्लील गालियों की ऐसी बौछार निकली जिन्हें सुनकर मिस्टर मेहन जैसा वकील भी बौखला गया। उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। अंत में थककर वो खुद ही चुप हो गई, लेकिन वो अभी भी हाँफ रही थी और गुस्से में बार बार उसकी मुट्ठियां भींच जाती थीं। बस, बहुत हुआ, वकील ने सख्ती से कहा। मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी जानकारी है जो मेरे मुवक्किल लियोनार्ड वोल को बेगुनाह साबित कर सकती है। बोलो, क्या जानकारी है तुम्हारे पास? औरत ने ललचाई निगाहों से उसे घूरा, फिर घरघराती आवाज में पूछा। पैसे लाए हो? 200 पाउंड, याद है ना? सबूत देना तुम्हारा कर्तव्य है और ऐसा करने के लिए तुम्हें बुलाया भी जा सकता है। ये सब नहीं चलेगा जाने बहार। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन अगर तुम मुझे 200 पाउंड दो तो शायद मैं 1-2 क्लू दे सकती हूँ। कैसे क्लू? एक चिट्ठी के बारे में क्या ख्याल है? रोमेन की चिट्ठी। और अब प्लीज ये मत पूछना कि ये मेरे पास कहाँ से आई। तुम बस आम खाओ, पेड़ गिनने की कोशिश मत करो। लेकिन पहले मुझे मेरे 200 पाउंड चाहिए। मिस्टर मेहन ने ठंडी नजरों से उसे देखा और मन ही मन फैसला कर लिया। मैं तुम्हें 10 पाउंड दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो भी सिर्फ तब जब वाकई ये चिट्ठी किसी काम की हो। 10 पाउंड! वो चिल्लाई और फिर से गालियां बकने लगी। ठीक है, 20, मिस्टर मेहन ने कहा, और ये आखिरी ऑफर है। कहकर वो ऐसे उठे जैसे जा रहे हों। फिर औरत को पैनी निगाहों से देखते हुए जेब से पर्स निकाला और 20 पाउंड के नोट गिनकर निकाल लिए। मेरे पास बस इतना ही है, लेना है तो लो, वरना छोड़ दो। वो पहली नज़र में ही जान चुके थे कि उन पैसों की झलक ही उसके लिए काफ़ी थी। कुछ देर तक तो वो अनाप शनाप बकती रही, लेकिन अंत में उसने हार मान ली। बिस्तर के पास जाकर उसने फटे गद्दे के नीचे से कुछ निकाला। ये लो, कमबख्त आदमी, सबसे ऊपर वाली तुम्हारे काम की है, वो चिड़चिड़ाते हुए बोली। ये चिट्ठियों का एक बंडल था जो उसने उनकी ओर फेंका था।
मिस्टर मेहर ने उन्हें खोला और अपने सामान्य, शांत और व्यवस्थित तरीके से हर एक को चेक किया। मिसेस मोगसन उन्हें उत्सुकता से देख रही थी, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह भावहीन था। उन्होंने हर पत्र को पढ़ा, फिर सबसे ऊपर वाले को फिर से खोला और दूसरी बार पढ़ा। फिर उन्होंने बंडल को सावधानी से बांध दिया। वे सब प्रेम पत्र थे जो रोमेन हाइलगर द्वारा लिखे गए थे, और जिस व्यक्ति को वे लिखे गए थे वो लियोनार्ड वोल नहीं था। सबसे ऊपर वाला पत्र वोल की गिरफ्तारी वाले दिन का था। मैंने ठीक कहा था ना गुले गुलजार, ये चिट्ठी उसे झूठा साबित करने के लिए काफी है ना। मिस्टर मेहर ने पत्र अपनी जेब में रखे और सवाल पूछा, तुमको ये पत्र कैसे मिले? वो सब छोड़ो, लेकिन मैं कुछ और भी जानती हूँ। मैंने अदालत में सुना था जो उस छिनाल ने कहा था। उसने कहा कि 10:20 पर वो घर पर थी। जरा ये पता लगाओ कि असल में वो उस समय कहाँ थी। लायन रोड सिनेमा जाकर उनसे पूछो, उन्हें सब याद होगा। तब सबको पता चलेगा कि वो कमीनी कितनी सच्ची और ईमानदार है। ये आदमी कौन है? मिस्टर मेहर ने पूछा। पत्रों में सिर्फ एक ईसाई व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। औरत की आवाज और ज्यादा भारी और कर्कश हो गई। उसकी मुट्ठियां फिर से भिंची और खुलीं। कुछ पल बाद उसने अपने एक हाथ से अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वो आदमी है जिसने मेरा ये हाल किया था कई साल पहले। उस चुड़ैल ने उसे मुझसे छीन लिया। उस समय वो छोटी बच्ची थी, और जब मैंने उसे वापस पाने की कोशिश की तो उसने मुझ पर एसिड फेंक दिया। उस समय वो पास खड़ी हंस रही थी, जलील औरत। तभी से मैं बदले की आग में जल रही थी। मैंने सालों तक उसका पीछा किया, उसकी जासूसी की, और अब मुझे मौका मिला है। उसे इसके लिए सजा मिलेगी, है ना वकील साहब? उसे सजा मिलेगी ना? मेहर ने धीरे से कहा, उसे शायद झूठी गवाही के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ। तुम जा रहे हो, मेरा पैसा तो देते जाओ। मेरा पैसा। बिना कुछ कहे मिस्टर मेहर ने नोटों को टेबल पर रख दिया। फिर एक गहरी सांस खींचते हुए वे मुड़े और बाहर निकल गए। उन्होंने एक बार यूं ही पलटकर देखा तो पाया कि बूढ़ी औरत नोटों को हाथ में लिए खुशी से झूम रही थी। अब समय बर्बाद करने का समय नहीं था। लायन रोड में सिनेमाघर ढूंढने में उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई। रोमेन हाइलगर की तस्वीर दिखाने पर गेटकीपर ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो उस रात 10 बजे के बाद एक आदमी के साथ सिनेमाघर पहुंची थी। उसने उसके साथी पर तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो खूबसूरत औरत उसे अच्छी तरह याद थी, जिसने उससे उस फिल्म के बारे में काफी देर बात की थी जो उस समय अंदर चल रही थी। फिल्म खत्म होने तक वे वहीं रहे थे, करीब 1 घंटे तक। मिस्टर मेहर अब पूरी तरह संतुष्ट थे। रोमेन हाइलगर की गवाही शुरू से अंत तक सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा थी, और उसने ये सब किया था वोल के प्रति अपनी तीव्र नफरत के कारण। उस नफरत के पीछे क्या कारण होगा भला? लियोनार्ड वोल ने उसके साथ ऐसा क्या किया होगा? जब वकील ने उसे रोमेन के रवैये के बारे में बताया था तो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने कहा था कि ये अविश्वसनीय है, लेकिन मिस्टर मेहर की पारखी नजरों ने ताड़ लिया था कि पहली प्रतिक्रिया के बाद उसके विरोध में कुछ खास दम नहीं था। वो ये बात पहले से ही जानता था। मिस्टर मेहर को पूरा यकीन था। वो सब कुछ जानता था, लेकिन इस तथ्य को उजागर करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उन दोनों के बीच का ये राज अभी राज ही था। मिस्टर मेहर सोच रहे थे कि क्या कभी वे इस राज को जान पाएंगे। उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। काफी रात हो चुकी थी, लेकिन ये काम बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक टैक्सी को रोका और उसे एक पता बताया। टैक्सी में बैठते हुए वो खुद से ही बड़बड़ाए, सर चार्ल्स को इसके बारे में अभी बताना होगा। लियोनार्ड वोल द्वारा एमिली फ्रेंच की हत्या का ये मुकदमा पब्लिक में काफी सनसनी फैला चुका था। सबसे पहली बात तो ये कि आरोपी जवान और खूबसूरत था। फिर उस पर बेहद जघन्य अपराध का आरोप था। रही सही कसर रोमेन हाइलगर ने पूरी कर दी थी, जो आरोपी की बीवी होते हुए भी
अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह थी और अपने ही पति को फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहती थी। कई अखबारों में उसकी तस्वीरें छप चुकी थीं और उसके जन्म स्थान और जीवन के बारे में अब तक कई काल्पनिक कहानियां फैल चुकी थीं। पेशी की कार्यवाही की शुरुआत शांतिपूर्वक हुई। पहले विभिन्न तकनीकी साक्ष्य आए, फिर जैनेट मैकेंजी को बुलाया गया। उसने काफी हद तक वही कहानी सुनाई जो पहले बताई थी। उससे सवाल जवाब करने के बाद बचाव पक्ष के वकील ने मिस फ्रेंच के साथ वोल के लगाव के बारे में दिए गए उसके बयान की एक दो बातों का खंडन करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि हालांकि उस रात बैठक में मैकेंजी ने किसी आदमी की आवाज सुनी थी, लेकिन किसी भी तरह से वो ये साबित नहीं कर सकती कि वो वोल ही था। इस तरह वे अदालत को ये महसूस कराने में कामयाब रहे कि उसकी गवाही के पीछे मुख्य कारण था कैदी के प्रति ईर्ष्या और नापसंदगी। फिर अगले गवाह को बुलाया गया। आपका नाम रोमेन हाइलगर है? जी हाँ। आप ऑस्ट्रिया से हैं? जी हाँ। पिछले 3 साल से आप कैदी के साथ रह रही हैं और खुद को उसकी पत्नी बताती हैं? पल भर के लिए रोमेन हाइलगर की नज़र कटघरे में बैठे उस आदमी से मिली और उसकी निगाहों में कुछ अजीब और समझ न आने वाले भाव उभर आए। जी हाँ, उसने धीरे से जवाब दिया। सवाल चलते रहे। हर सवाल के साथ ऐसे तथ्य सामने आए जो कैदी के लिए विनाशकारी थे। कत्ल की रात कैदी अपने साथ एक लोहे की छड़ लेकर गया था। वो 10:20 पर लौटा था और उसने बुढ़िया को मारने की बात कबूल की थी। उसकी कमीज के कफ खून से सने थे, जिन्हें उसने रसोई के चूल्हे पर जला दिया था। साथ ही अपनी बीवी को धमकी देकर चुप करा दिया था। जैसे जैसे रोमेन की ये कहानी आगे बढ़ती गई, अदालत की भावना, जो शुरू में कैदी के लिए थोड़ी अनुकूल थी, अब पूरी तरह उसके खिलाफ हो गई। वो खुद भी सिर नीचा किए ऐसे बैठा था जैसे जानता हो कि वो बर्बाद हो चुका था। और अब सवाल जवाब करने की बारी थी बचाव पक्ष के वकील की। चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव लिए मिस्टर मेहर्न उठ खड़े हुए। उन्होंने रोमेन को कहा कि उसकी कहानी शुरू से अंत तक सिर्फ और सिर्फ एक दुर्भावनापूर्ण मनगढ़ंत कहानी थी, कि जब वोल घर आया था वो उस समय अपने घर में भी नहीं थी, कि वो किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करती थी और जानबूझकर वोल को मौत की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी, एक ऐसे अपराध के लिए जो उसने नहीं किया था। रोमेन ने पूरी ताकत से इन आरोपों का खंडन किया और उसके बाद आया वो हैरत अंगेज सबूत, रोमेन का लिखा वो पत्र। गहरे सन्नाटे के बीच अदालत में उसे जोर से पढ़ा गया। उसमें लिखा था, मैक्स मेरे प्यारे, भाग्य ने उसे हमारे हाथों में सौंप दिया है। उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, एक बुढ़िया की हत्या। उस लियोनार्ड को जो एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब जाकर आखिर मेरा बदला पूरा होगा। बेचारा बलि का बकरा। मैं अदालत में कहूंगी कि वो उस रात खून में सना घर आया था और उसने मेरे सामने अपना अपराध कबूल किया था। मैं उसे मौत की सजा दिलवाऊंगी मैक्स, और जब वो फांसी पर लटकेगा तब उसे पता चलेगा कि वो रोमेन थी जिसने उसकी मौत का इंतजाम किया था, और फिर हमारे लिए खुशियां ही खुशियां होंगी। इतने इंतजार के बाद आखिर हम चैन से रहेंगे। वहां मौजूद लिखावट के विशेषज्ञ शपथ लेकर ये कह सकते थे कि वो लिखावट रोमेन हाइलगर की ही थी, लेकिन उस सब की जरूरत ही नहीं पड़ी। पत्र सामने आते ही रोमेन पूरी तरह से टूट गई और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। लियोनार्ड वोल उसी समय घर आया था जैसा उसने बताया, 9:20 पर। रोमेन ने उसे बर्बाद करने के लिए ये पूरी कहानी गढ़ी थी। रोमेन हाइलगर के टूटने के साथ ही पूरा केस ढह गया। सर चार्ल्स ने अपने कुछ गवाहों को बुलाया। कैदी खुद विटनेस बॉक्स में गया और उसने जिरह से घबराए बिना अपनी कहानी को पूरे आत्मविश्वास के साथ बताया। अभियोजन पक्ष ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली। जज ने जो निष्कर्ष निकाला वो कैदी के लिए पूरी तरह से अनुकूल तो नहीं था, लेकिन एक रिएक्शन शुरू हो गया था और जूरी को अपने फैसले पर विचार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। हमारे विचार में कैदी दोषी नहीं है।
जूरी ने अपना फैसला दिया। लियोनार्ड वोल अब आजाद था। नाटे मिस्टर मेहन जल्दी से अपनी सीट से उठे। उन्हें अपने मुवक्किल को बधाई देनी चाहिए। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि वे फिर से अपने चश्मे को उतारकर उसे रगड़ रहे थे, जबकि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उनकी पत्नी ने एक रात पहले ही उन्हें बताया था कि उन्हें इसकी बहुत ज्यादा आदत हो गई है। ये आदतें भी बड़ी दिलचस्प होती हैं। लोगों को खुद भी पता नहीं चलता कि उन्हें उस तरह की कोई आदत है। ये केस भी दिलचस्प रहा, काफी दिलचस्प। और वो औरत रोमेन हाइलगर। शुरू से अंत तक रोमेन हाइलगर की आकर्षक शख्सियत इस केस पर पूरी तरह हावी रही थी। पैडिंगटन के घर में वो एक उदास, शांत महिला लग रही थी, लेकिन अदालत में उसने बिल्कुल ही अलग रंग दिखाया था। आंखें बंद करके भी मिस्टर मेहन उसे साफ साफ देख सकते थे। लंबी और आवेग से भरी, उसका आकर्षक शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ, दाहिने हाथ की मुट्ठी अनजाने में बार बार खुलती और बंद होती हुई। ये आदतें भी बड़ी दिलचस्प होती हैं। बार बार मुट्ठी भींचना और खोलना उसकी आदत थी, मेहर ने अनुमान लगाया। लेकिन उन्होंने हाल ही में किसी और को भी ऐसा करते देखा था। कौन था वो? हाल ही में देखा था। और जैसे ही उन्हें याद आया, उनके हलक से एक सर्द आह निकल गई। शॉजरेंट्स वाली वो औरत! हे भगवान! वो स्थिर खड़े थे, लेकिन उनका सिर घूम रहा था। ये नामुमकिन था, असंभव। लेकिन आखिरकार रोमेन हाइलगर एक अभिनेत्री थी। तभी केसी ने पीछे से आकर उनका कंधा थपथपाया। तुमने अभी तक हमारे क्लाइंट को बधाई नहीं दी। वो बाल बाल बचा है, आओ उससे मिल तो लो। लेकिन वकील ने उसका हाथ परे कर दिया। वो सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, रोमेन हाइलगर से आमने सामने बात करना। कुछ दिनों बाद वो उन्हें मिली। कहाँ मिली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सब समझ गए, रोमेन ने कहा, जब मिस्टर मेहर ने उसे वो सब बताया जो उनके दिमाग में चल रहा था। वो जला हुआ चेहरा, ओह, वो करना तो काफी आसान था। और उस गैस जेट की रोशनी इतनी हल्की थी कि उसमें आपको मेकअप नजर नहीं आ सकता था। लेकिन क्यों? मिस्टर मेहन इससे आगे कुछ बोल नहीं पाए। मैंने ये सब क्यों किया? वो थोड़ा मुस्कुराई। हाँ, इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्त, मुझे उसे बचाना था। एक समर्पित पत्नी की गवाही कभी काफी नहीं होती। आपने खुद ही तो ये संकेत दिया था। लेकिन मुझे भीड़ के मनोविज्ञान के बारे में मालूम है। अगर मेरी गवाही गलत साबित हो जाए और मैं अपनी गलती मान लूं, तो कानून की नजर में मैं दोषी बन जाऊंगी और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में सबकी सहानुभूति आरोपी के पक्ष में हो जाएगी। और पत्रों का वो बंडल, वो सारी तैयारी पहले से ही की गई थी ताकि समय आने पर उनका उपयोग किया जा सके। और वो मैक्स नाम का आदमी, उसका अस्तित्व कभी था ही नहीं मेरे दोस्त। मिस्टर मेहन अब भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने चिढ़े हुए स्वर में कहा, मुझे अब भी लगता है कि हम सामान्य प्रक्रिया से भी ये काम कर सकते थे। इतना जोखिम मैं नहीं ले सकती थी मिस्टर मेहन। आपको लग रहा था कि वो निर्दोष है और तुम ये बात अच्छी तरह जानती थी, समझा? मिस्टर मेहन ने कहा। माय डियर मिस्टर मेहन, आप बिल्कुल नहीं समझे। मैं अच्छी तरह ये जानती थी कि वो दोषी था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। अगर कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक और मजेदार कहानी के साथ जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।